ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आप सभी का स्वागत है हमारी टॉपर इंटरव्यू सीरीज में, जहां पे आज हमारे साथ है एक आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट दीपक अशोक राखड़े। कैन यू बिलीव, आर्ट स्ट्रीम से 94.83%। आपको पता नहीं है इसने किधर किधर पे टॉप किया है, एंड फेलिसिटेशन सब हो चुका है। एंड मराठी मीडियम से मार्क्स अगर मैं बताऊं, पॉलिटिकल साइंस में 99, जियोग्राफी में 98, हिस्ट्री में 98, इकोनॉमिक्स में 98 एंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड मराठी में 88। ये 9 एंड 8 यही है आपके सारे पूरे रिजल्ट में, आपको दूसरा नंबर है ही नहीं। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा मस्त मार्क्स, इतना अच्छे तरीके से तुमने ये बोर्ड एग्जाम बोलते ना क्रैक किए हो, ये जर्नी जो अपनी पार की हो तुमने बोर्ड एग्जाम की, एकदम उम्दा, काबिल तारीफ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू दीपक। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट। सो आज इस वीडियो में मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें तुमको दिल खोल के सब आंसर देने हैं, क्योंकि ओके मैम। जूनियर्स तुमको सुन रहे हैं शिद्दत से, स्पेशली आर्ट्स वाले। ओके, तो सबसे पहला सवाल तुमसे यही मैं पूछूंगी, इतना परसेंटेज एक्सपेक्ट किए थे या इससे कुछ कम या ज्यादा की एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी? मेरी तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मैम 95 की थी। ओके। और 95 के लगभग आसपास ही मुझे मिले, तो उतना कोई शौक नहीं हुआ मैं जब मेरा रिजल्ट लगा। तो अच्छा। मेरे कॉलेज के बाकी जो टीचर स्टाफ थे उन्होंने मुझको बताया कि इतने इतने परसेंट मिले करके। मुझे पता था कि मुझे इतने मिलने वाले हैं, मतलब इसीलिए आप मुझे कोई ऐसे। कॉन्फिडेंट थे अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को लेके, जिस तरीके से पेपर लिख के आते भाई, श्योर इतना तो आ ही जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ही आया, मुझे तो बिकॉज 94.83 जो होता है वो 95 ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। मुझे तो लगभग 95 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन वो लैंग्वेज में कम पड़ गया थोड़ा। यस यस, लैंग्वेज में बस थोड़ा गया है, बाकी तो यार सही है। एंड अभी बस तुम बता दो कि ना तुमने किधर किधर टॉप किए हो, ठीक है, कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया में जरा हमको बता दो। फर्स्टली तो मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ठीक है। बाद में मेरे गांव के जितने स्टूडेंट्स थे वहां पे भी टॉप किया है। बाद में अपने तहसील में भी, क्या बात। डिस्ट्रिक्ट में भी, अरे वाह। और डिवीजन में भी सेकंड टॉपर हूँ। वाह, जो तुमने गांव बोले हो, गांव का नाम बताओगे? मेरे गांव का नाम किन्नी इकुड़ी करके कुछ है। किन्नी इकुड़ी। ओके ओके ओके, ग्रेट। एंड आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो स्क्रीन पे कि कैसे दीपक को सम्मानित किया जा रहा है। ओके ग्रेट। सो देखो यार, आप अगर बोलते हैं ना अपना एक एक्सपेक्टेशन रखते हो, जैसे दीपक का था कि यार 95 आएगा, तो उस दिशा में भी तो प्रिपरेशन हुई होगी, ऐसे ही थोड़ी बस बोले और हमारा आ जाएगा हवा हवा में, नहीं ना। प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी। तो तुम अभी हमको ये बताओ कि तुमने अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए थे, कौन से महीने से? मैम मैंने तो 11वीं में भी पूरे जो डाइजेस्ट थे, हाँ। 12वीं के डाइजेस्ट पूरे किताब 2-3 बार पढ़ चुका था मैं पहले 11वीं में ही। क्या बात है यार, मतलब जब 11वीं में 11वीं के इतने। ओके। जब 11वीं के जो मेरे स्कूल खत्म हो गए, छुट्टी लगी, तो जो समर का सीजन था, तो उस समर सीजन में भी मैंने 12वीं के जो पूरे डाइजेस्ट थे वो खरीद लिए थे। ओके। इंग्लिश और मराठी के नहीं पढ़े। हम्म। बाकी पूरे किताबें और पूरे डाइजेस्ट मैंने पढ़ लिखे थे, 2 बार मैं पढ़ चुका था क्या बात। 11वीं में भी। ओके, मतलब और पढ़ जब चुके थे, यानी तुमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे कि अच्छा कि ये पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या टॉपिक है, अंडरस्टैंड कर रहे थे, है ना? टॉपिक समझ लिए थे, वो वर्ड मेरे माइंड से गुजर रहे थे, वो मुझको अच्छा। पता था कि इस किताब में वो टॉपिक है करके। बिल्कुल। क्या बात है। और जब हम्म। सर लोगों ने पढ़ाए तो मुझे वो पूरा क्लियर होने लगा, साथ ही साथ मुझे वो क्लियर होने लगा तो पढ़ाए उन्होंने तो। एग्जैक्टली exactly. क्या बात है, मतलब 11th से, तो फिर 11th की पढ़ाई तुम कैसे कर रहे थे? जब 11th में तुम 12th का पढ़ रहे थे तो फिर 11th का कब पढ़ रहे मैम जब मैं 11 में था ना, तो मैंने 5वीं से 12वीं तक जो पूरा स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी था, थे? हाँ हाँ। मैंने वो पढ़ा था। वो जब 11 की मेरी एग्जाम हुई, तो मैंने जब सपोज 1 मंथ आफ्टर जब एग्जाम था, तो मैंने 1 मंथ से ही स्टार्ट किया था, तो हो जाता था। उतना कोई ओके होता नहीं था। ओके ओके, क्या बात है यार। यार काफी टाइम, मतलब बोलते हैं बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था दीपक ने अपनी प्रिपरेशन। एंड मतलब आप सोचो ना, 11वीं का बच्चा है, वो 12th में बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना है, तो आपको अगर सबसे आगे रहना है, सबसे बोलते हैं ना रेस में आगे रहना है, तो उतना जल्दी स्टार्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में एक दो लोग नहीं है, इतने लाखों लोग सेम एग्जाम में बैठते हैं। तो ये चीज याद रखनी है भाई, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो भाई दीपक ने कर दिया। ग्रेट। अच्छा, कोई कोचिंग क्लासेस लगाए थे या सेल्फ स्टडी से पूरा किए तुमने?
मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पूरा सेल्फ पढ़ा था। ओके। और इंग्लिश का तो मैंने आप छोड़ दिया था पूरा। ओके। तो आपसे पढ़ा, उसी के दम पे मैंने उतने मार्क्स लिए। बाद क्या? में कुछ 21 डाइजेस्ट वगैरह कुछ नहीं पढ़ा। ओके ओके। किताब भी नहीं पढ़ी। किताब भी नहीं पढ़ी मैंने, सिर्फ नोवेल और राइटिंग स्किल और अप्रिसिएशन, बाकी का तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये 3 टॉपिक से मैंने उतने मार्क्स लिए। वाओ। मतलब इंग्लिश आई थिंक ग्राम तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो, तुमने एंड में पढ़ना स्टार्ट किया क्या ऐसा इंग्लिश सब्जेक्ट? जब फरवरी में 21 को हमारा एग्जाम था, हम्म। तो जनवरी से मैंने मराठी और इंग्लिश की प्रिपरेशन चालू की, जनवरी महीने से। ओके ठीक है ठीक है। तो ये चीज तुम अगर और बाकी थोड़ा और पहले करते तो इंग्लिश में भी आराम से 90 मतलब आ जाते, 90 अबाव आ जाते, है ना? मुझे मतलब मुझे डर लग रहा था इंग्लिश का हाँ। थोड़ा। नहीं बट फिर भी यार इतना इसलिए तुमने बाकी सारे सब्जेक्ट में जो लाए हो वो तो भाई कंपेंसेट हो गया। हम्म। ठीक है। सो कोचिंग मतलब क्लासेस ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं लगाए थे तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सेल्फ स्टडी से ही हो रहा था। मतलब आप ये बोल रहे हो कि कॉलेज में जो कॉलेज के टीचर थे उनका एक्सप्लेनेशन से काम चल जा रहा था, राइट? हाँ, उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद में मैं फिर खुद पढ़ता था। जो उन्होंने कुछ पढ़ाया और मुझे समझा तो मैं खुद पढ़ता था। ठीक है ठीक है, ओके ग्रेट। तो यार सेल्फ स्टडी भाई सबसे आगे होती है, सेल्फ स्टडी ही एट द एंड एफिशिएंसी लाती है। हाँ, कोचिंग वोचिंग देख लो यार, मैंने कितने टॉपर लोग के यहाँ पे इंटरव्यू ले ली हूँ, उसमें से 80% टॉपर बोल रहे हैं कि भाई हमने सेल्फ स्टडी ही किए हैं, ट्यूशन लगाए भी तो एंड में सेल्फ स्टडी ही काम आई। तो प्लीज ये चीज नोटिस करो कि आप कोचिंग क्लासेस लगा दोगे तो ऐसा नहीं कि भाई आपका हो गया काम, एडमिशन ले ली, नहीं, पढ़ना तो भी पड़ेगा। अच्छा, अगर हम आपके डेली स्टडी रूटीन की बात करें तो 24 घंटे में से कितना टाइम आप देते थे पढ़ाई को? मैम, मेरा ऐसा कुछ टाइम शेड्यूल नहीं था, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठता था रेगुलर। हम्म। 4 से 6 बजे तक मैं पढ़ता था। ओके। और बाद में मैं घूमने जाता था 7 से, और 7 के बाद में मैं पढ़ता नहीं था। 7 के बाद अपने घर के काम वगैरह, स्कूल में जाना वगैरह करता था। और बाद में स्कूल से आने के बाद जब 5 बजे घर आता था, तो शायद ही 7 से 9 बजे तक पढ़ता था। बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, बट रेगुलर पढ़ता था। क्या बात है। ओके। सो और ये मेरा एक टारगेट रहता था कि दिन के कम से कम 10 पेज पर मुझे पढ़ना था। मुझको एक मेरा टारगेट रहता था कि 10 पेज पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। वाह। ऐसा एक टारगेट रहता था। हम्म, सही है। तो देखो 10 पेज पढ़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसको मेंटेन रखना, कंसिस्टेंसी डेली करना, ये बड़ी बात है। तो दीपक ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया है, ठीक है, कि एक टारगेट रखो लिमिटेड और उसको कंसिस्टेंसी डेली डेली करो। वही 10 पेज 3 महीने में कितने हो जाएंगे आप ही कैलकुलेट करो। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 2 सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक। ओके, क्या बात है। एंड अगर टेक्स्ट बुक की हम बात करें, हर सब्जेक्ट की एक एक टेक्स्ट बुक है बोर्ड की तरफ से, हर बराबर। बच्चे हाँ। के। तो तुमने टेक्स्ट बुक के अलावा कोई दूसरी बुक्स भी रिफर किए थे? जैसे डाइजेस्ट होती है, 21 की होती है, मार्केट में बहुत सारी डाइजेस्ट है अलग अलग ब्रांड की। मैंने मैम नवनीत के पूरे डाइजेस्ट ले लिए थे। ओके। और जब मैं किताब पढ़ता था, और किताब के साथ डाइजेस्ट का कंपैरिजन करके पढ़ता था। ओके। और इसके अलावा मैं तीसरे नोटबुक के अपने खुद के नोट्स निकालता था। क्या बात है। और जब मैंने ये नोटबुक और गाइड के, जो मेरे स्टेट बुक की बुक है और गाइड है, डाइजेस्ट, हम्म। उसको एक बार पढ़ा और नोट्स निकाले, तो उसके बाद मैंने डाइजेस्ट को और किताब को पढ़ना छोड़ दिया। ओके। उस नोट्स के बलबूते पर मैंने ये किया। ओके, मतलब जो नोट्स तुम खुद बना रहे थे, जिसमें हाँ, कॉम्बिनेशन वो भी था short टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन का, गाइड के एक्सप्लेनेशन का, और हो सकता है कुछ ऐसी ऐसी चीज जो तुम कहीं और से एग्जाम्पल लिखते थे, जो भी वो एक नोट्स में अपने आप कंबाइन कर रहे थे और नोट्स की प्रिपरेशन। क्या बात है यार, मतलब खुद की नोट्स में बनाओ। डालता था। हम्म। यस यस, सॉरी क्या बोले? मैं अपने आप से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे करंट में कुछ चल रहा होगा, तो उसका रिलेशन में बनाकर नोट्स में लिख रहा था। यस यस, अभी इससे हम आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछने वाले हैं कि तुम क्या करते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में, कैसे याद कर, कैसे आंसर लिख रहे थे। ठीक है। तो वो बताने से पहले बस एक चीज बता दो कि यूट्यूब ने तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में कितनी हेल्प किया। इंग्लिश का तो आपने बता दी कि मेरा चैनल आपका था, बट दूसरे जो सब्जेक्ट्स थे आर्ट्स के, क्या वो मिल रहे थे आपको यूट्यूब में, या कैसे हुआ यूट्यूब? मैम, बाकी के सब्जेक्ट के लिए उतनी मुझको जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है। एंड मैंने फोन उठाकर उनको सर्च किया भी नहीं कभी। ओके। और इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट और किताब ने पढ़ा ही नहीं। सब आपके चैनल से जितना भी उठाया उतना पढ़ा।
और उसके दम बलबूते पर मैंने 88 मार्क्स लिए। क्या बात है, मतलब यूट्यूब की सहायता सिर्फ तुमने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ली है, बाकी कोई सब्जेक्ट के लिए तुमको यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक नहीं है, नहीं। ओके, क्या बात है। अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी की। तो आर्ट्स में तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट रहे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें थोड़ा सा ना ऐसा स्ट्रेटेजीज बता दो। जैसे इकोनॉमिक्स में इतने बड़े बड़े आंसर, तुम कैसे याद करके सब कुछ लिख के आ गए कि 98 मिल गया। पॉलिटिकल साइंस में जो आंसर्स थे, मतलब याद करना, एक होता है कॉन्सेप्ट समझना, फिर उसको एक प्रॉपर ढंग से आंसर, 8 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स के लिए कैसे लिखना, पेपर प्रेजेंटेशन तुम्हारा कैसा था, प्लीज बताओ, ताकि आपकी बातें अपकमिंग जूनियर्स फॉलो करें अपने टाइम पे। मैम मेरा एक रूल होता था कि मेरा लैंग्वेज के जो इंग्लिश और मराठी के पेपर छोड़ के बाकी 4 जो पेपर थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, हम्म। यस। जहां जहां पॉसिबल होता था मैं वहां वहां डायग्राम जरूर निकालता, डायग्राम निकालता था मैं। ओके। हर क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है तो डायग्राम, डायग्राम या फ्लो चार्ट ऐसा कुछ निकालता था, जिससे वो जब पेपर चेक करने वाला जब पेपर चेक करता था तो उसको पूरा वो कॉन्सेप्ट उस डायग्राम में समझ में आता था ओके। पहले ही। और उसके बाद मैं उस पॉइंट्स में फ्लो चार्ट में जो राइट करता था उसको मैं इलोबरेट करता था एक एक स्टेप बाय स्टेप। ओके। जैसे 8 मार्क का क्वेश्चन है तो डायग्राम भी निकालता था, और 8 के बजाय 10-12 पॉइंट्स में लिखता था और उसको एक्सप्लेन करता था। ओके। अगर हम मराठी के बारे में एक एक लैंग्वेज अगर एक एक सब्जेक्ट के बारे में अगर बोलना चाहे तो पहले हम मराठी के बारे में बोलेंगे हम्म। कि मराठी में इतना पढ़ने के मेरा मेरा कहने का मतलब है कि मराठी में आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ोगे तो वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है था तो वो मराठी में कुछ जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट थे, हम्म। उसके कुछ टॉपिक थे, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता था। हम्म। तो मैंने मराठी के लिए वो पढ़ा, ओके। और ऐसे पढ़ा, और कुछ ग्रामर पढ़ा, और एप्रिसिएशन पढ़ा मराठी के लिए। ओके। मोर देन सफिशिएंट, मैंने इतना ही पढ़ा, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं मराठी के लिए, बस इतना ही पढ़ा मैंने। ठीक है। बाद में इंग्लिश के तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो सब मैंने आपके चैनल से पढ़ा। बाकी तो कुछ मैंने किया ही नहीं इंग्लिश के बारे में। ओके। इंग्लिश की किताबें मैंने कभी उठाकर देखी भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि क्या है करके, मुझे पता भी नहीं है। सिर्फ मैंने अप्रिसिएशन देखा, नॉलेज अच्छा। देखा, और राइटिंग स्किल देखा, और ग्रामर की भी आपको आपकी एक वीडियो दिखी थी मैंने ग्रामर की। अच्छा। बस इतना ही दिखा मैंने, बाकी कुछ दिखा ही नहीं, बाकी कुछ देखने लायक है ही नहीं इंग्लिश में अपने। बाकी ओके। पैसे देते थे और हम्म। पर्सनल रिस्पॉन्स होते थे, हम्म। ये दो किए। ठीक है। बाकी बात करें हम पॉलिटिकल साइंस का। हम्म। पॉलिटिकल साइंस के जब हम आंसर लिखते हैं तो अपन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है। यानी हम्म। अपन एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो आप उसको पहले उस क्वेश्चन को समझो कि वो क्वेश्चन आखिरी डिमांड क्या है उस क्वेश्चन की, हम्म। वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप डाइजेस्ट से जैसे कि जैसे अगर उठा के पटक दो वहां पे, तो आपको 4 पैके 4 या 3 भी मार्क्स नहीं मिल सकते। हम्म। ये मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप डाइजेस्ट जो पढ़ते हो उसका वर्ड टू वर्ड आंसर में मत लिखो। अगर वैसे आपने किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम्म। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के नीचे पॉसिबल होगा तो फ्लो चार्ट निकालो, पॉइंट दो, 4-5 पॉइंट दो उसको। जब आंसर लिखते हो तब पॉइंट टू पॉइंट उसको एक्सप्लेन करते चलो। जैसे ओके। कि अभी मेरे क्वेश्चन पेपर में आया था कि वुमन पावर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या, यानी क्या क्या प्रोसेस है, मुझे उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन ने यस। हमारे। यस। यस। तो हमारे गाइड डाइजेस्ट में लिखा था कि आर्टिकल दिए थे एक दो, और कुछ कुछ अमेंडमेंट भी थी। तो हम्म। मैंने उसको 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैंने 4-6 पॉइंट को एक्सप्लेन किया, और 7-8 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको हम्म। भी लिखा मैंने। क्या बात यानी है। उस उस क्वेश्चन में मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि जो पेपर चेक करने वाला है मुझे 3.5 पौने 4 भी नहीं दे सकता था, यानी 4 पैके 4 उसको देना पड़ता था। इसका इतना मैंने कॉन्फिडेंटली लिखा है आंसर वो। क्या बात है, मतलब इसकी तुमको आई थिंक फिर तुमको कॉन्स्टिट्यूशन की बात तुमने अगर लिखी हो तो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े हो जब भी तुम लिख मैंने पाए। 11वीं में पढ़ा था, बोर्ड पढ़ा था, और कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बुक भी पढ़ा था। क्या बात है यार, ग्रेट, सही है। वहाँ पे आर्टिकल के और जो मेन मेन पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करते हुए चला। हम्म। जैसे मैंने आर्टिकल लिया, आर्टिकल 40 इक्वलिटी, तो उसको मैंने अंडरलाइन करते हुए चला, और स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट लिखे उसको अंडरलाइन करते चला मैं। ओके। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्ट में आपको राइटिंग्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हम्म। वो समय और में उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत उतना आप जरूरी प्रैक्टिस, मैंने 6 क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट की छुड़ाए थे मैम। जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गया था उसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर के 6 क्वेश्चन पेपर, और मेरे सर ने भी मुझे बताए थे क्वेश्चन पेपर, वो 6 क्वेश्चन पेपर में छुड़ाने के बाद
अपने एग्जाम में गया था। ओके। यानी मुझे प्रैक्टिस हो गई थी, तब मैं एक एक दिन में दो दो पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था। तो वाओ। जब मैं हॉल में गया तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मैंने पेपर लिखा करके आज कुछ। जब मैं घंटे अपने घर में 6 घंटे क्वेश्चन पे आंसर के लिखने की प्रैक्टिस करता था, तो जब मैंने 3 घंटा लिखा तो मुझे ऐसे कुछ फील नहीं हुआ कि आज मैंने क्वेश्चन पेपर को हल किया है, कुछ मुझे लगा नहीं। प्रैक्टिस तुमने इतनी अच्छी कर ली है कि बाद में वो जो एंड में जब लिखने की बारी है तो बहुत काफी आसान लगा करने में। क्या बात है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्लीज फोकस में करो, तो सब चीज पढ़ना नहीं होता है, एंड में चीजें लिख के आनी है, तो लिखने की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही बोले। कुछ कुछ पेपर में मैम मेरा समय बचता था। अरे वाह। बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में मेरा 15 या 20 मिनट अब बाकी था। जब मैंने पेपर छुड़ाया, पूरा पूरा डिजाइन वगैरह पूरा किया, एक बार वाह। चेक किया, 2 बार किया, तब भी मेरा 20 मिनट बैक था अभी। अरे वाह, फिर वो 20 मिनट तुमने क्या किया जो बचे हुए जो थे? जो पूरे खत्म हो गए थे, जो और वाले क्वेश्चन थे वो भी छुड़ा के खत्म हो गए थे। ओ, क्या बात है। पूरे सॉल्व किए मैंने उस वहां पे। अरे वाह, मानना पड़ेगा यार तुम्हारी प्रिपरेशन को। अच्छा, तो तुम जैसा बोल रहे हो, क्योंकि देखो तुमने पढ़ाई किए, मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, तभी तुमने वहां उसकी बात अपने आंसर में लिख पाए, देन प्रैक्टिस। तो क्या तुम्हारा पूरा ये जो 1 साल था फुल डेडिकेटेड था 12 बोर्ड की पढ़ाई को, या कुछ और भी तुम साथ में कर रहे थे? नहीं मैम, मैं कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लिए मैं स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी साथ साथ में पढ़ता था। ओके। और वहां के पॉइंट उठाकर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया, आंसर शीट में। क्या बात है यार, क्या बात है। यार आर्ट्स वालों का तो यही तो है एट द एंड, क्योंकि हमको आस पास क्या हो रहा है, अवेयरनेस, एग्जाम्पल्स दो, करंट न्यूज बताओ, जितना ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को समझाओगे एग्जाम्पल्स देके, करंट न्यूज डाल के, भाई आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही चीज दीपक मैम ने। मैं यस। हर आंसर में मैं एग्जाम्पल जरूर डालता था, एग्जाम्पल डालता था, कुछ तो एग्जाम्पल रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल डालता था, उसको अंडरलाइन करता था। और वो एग्जाम्पल करंट से कुछ रिलेटेड होना चाहिए ऐसा डालता था। और ओके। उसको अंडरलाइन करता था, जब पेपर चेक करने वाला था ऐसे मैं अंडरलाइन करता था उसको, हम्म। क्या बात हर है। आंसर को, एग्जाम्पल को। ओके, ठीक है, अभी अगर हम दूसरे इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें तुम क्या करते थे? इकोनॉमिक्स में मैम मैंने किताब का इस्तेमाल ज्यादा किया, लेकिन मुझे किताब मैंने ज्यादा पढ़ी है। वो कॉन्सेप्ट जो होता है, जीडीपी होता है, जो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो मैंने पढ़ा। एक बार पूरा समझ लिया किताब, हम्म। किताब और पूरा समझ लिया। उसके बाद हमारे इकोनॉमिक्स में पूरा पॉइंट पॉइंट लिखे होते हैं, ऐसे यस। 8 पॉइंट्स, एक क्वेश्चन उसके 8 पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए होते हैं। तो मैंने 8 के 8 पॉइंट पूरे, यानी मुझे पूरी इकोनॉमिक्स याद हो गई थी। जब मैं एक क्वेश्चन पेपर छुड़ाने गया, तो मैंने एक रजिस्टर लिया और वहां पे फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जो क्वेश्चन है उनके पॉइंट लिखता चला मैं। वो अरे पॉइंट मुझे पूरे याद हो गए थे और एक्सप्लेनेशन मैंने अपने हिसाब से कर दिया। वाह, तो ये जो पॉइंट्स तुमको कैसे याद हुए थे, कोई टेक्निक तुमने अप्लाई किए थे पॉइंट को याद करने के लिए? नहीं मैम, मैंने पढ़ा इतने बार था कि मुझे वो ऑटोमेटिक रियलाइज हो रहा था। वाह, क्या बात मैंने है यार। क्वेश्चन देखा का मेरा दिमाग काम कर रहा था कि इसके आंसर में ये आ रहा है करके। मैंने पढ़ा इतने बार था कि हमसे मैंने 20 बार पढ़ाऊंगा वो पॉइंट्स। हम्म। मेरे जो स्टडी रूम है, मेरे स्टडी रूम में पूरे पूरे यहाँ पे चिपकाए हुए थे वो पॉइंट्स। अरे वाह, मतलब ये इस शिद्दत से कोई पढ़ेगा तो यार एग्जाम में तो याद आने ही वाले सारे पॉइंट्स। ग्रेट, ग्रेट। बिल्कुल। देखो यार, जिससे ही बात है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको पैराग्राफ में तो आंसर लिख के आना नहीं, पॉइंटर में लिख के आना है, तो पहले वो चीज को समझ लो, पॉइंटर याद कर लो, और पॉइंटर आपको एक बार मालूम है कि भाई फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्लाइसिंग मेथड, आपको ये हेडलाइन याद है तो अंदर का एक्सप्लेनेशन आप खुद दे दोगे। ठीक है। बराबर। यस मैम। पॉइंटर्स को पूरा फोकस करो, क्योंकि ना एग्जामिनर भी एट द मार्क्स एंड। पॉइंट पे। हाँ, पॉइंट पे ही मिलते हैं, बिल्कुल। ओके। एंड अभी दूसरे सब्जेक्ट की आपकी बात करें, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, एंड एक मिनट। ज्योग्राफी। यस, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के तो हमारे सर सर ही बहुत महान सर थे हमारे। अच्छा। उन्होंने ऐसा उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि मैं भूल नहीं पाया। वो आज ज्योग्राफी मुझे आज तक याद है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है और क्या एग्जाम्पल दिए, मुझे आज तक याद है। वाह, वो सर इतना का नाम भी ले जबरदस्त लो। बंसोड़ सर थे हमारे। वाह, ग्रेट सर। बहुत गजब। उन्होंने जो पढ़ा है, और वो मुझे पर्सनली गाइड भी करते थे। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनके पास जाता था, सर ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे करो, तो वो सर मुझे बताते थे। और ओके। मैंने उनके सब्जेक्ट के पर्सनली उनके पेपर सॉल्व भी किए थे, वो 4-5 क्वेश्चन पेपर, और उनके पास मैंने चेक करने के लिए दिया भी थे। ओके। तो उन्होंने मेरी जो प्रॉब्लम
जो कम मार्क्स जहाँ पे मिल रहे थे, तो उन्होंने मुझे ठीक करने के बताया, और मैंने वहां पे अपनी थोड़ी पढ़ाई ज्यादा की। जिस पॉइंट पे मैं वीक था, वहां पे मैंने पढ़ाई बिल्डअप की। ओके ठीक है। ज्योग्राफी तो भाई आपका वो सर से निकल गया। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो? हिस्ट्री के भी सर वैसे ही थे, अच्छा। तूफान। क्या बात है, बड़े लकी। उनको हाँ। उनके मुंह में वो वैसे ही नहीं, जो हमारे बंसोड़ सर है ना, वो महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड है ना, वहां पे मेंबर भी है। अच्छा। और जब वो जो हिस्ट्री के है थोरवे सर करके, हम्म। वो भी अभी इस साल उनका भी सिलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड में। वाह, क्या बात है। तो उनका भी हिस्ट्री याद पूरा रटा हुआ है उनको। हिस्ट्री कौन सा भी क्वेश्चन पूछो, कौन सी भी डेट पूछो, वो एक सेकंड में बता देते हैं आपको। अरे वाह। यानी ग्रेट। बड़ा मतलब बहुत नॉलेज है काफी हमारे लकी सर है, को। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताओ। बहुत सारे बच्चों के ना कॉलेज में टीचर्स उनको अच्छे से पढ़ाते ही नहीं है, फिर वो रह जाते हैं। और आर्ट्स वालों की तरह कोचिंग क्लास भी इतनी अवेलेबल नहीं है, तो फिर उनको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो तुम भाई, तुम्हारे टीचर्स हमारे ने कॉलेज काफी अच्छा गाइड किया और तुमने भी उतनी ही हमारे शिद्दत कॉलेज के साथ उनसे पढ़े। हाँ। बहुत जबरदस्त। हमारे ग्रेट। कॉलेज के प्रोफेसर बहुत जबरदस्त है। चलो अच्छा, कॉलेज का नाम क्या है वो भी बता दो। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है, साकोली के पास है, मार्तंड राव पटेल कापगते जूनियर कॉलेज करके। ओके ओके ग्रेट ठीक है। शॉर्टकट में एमबी के बोलते उसको। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। ओके। अगर हम बात करें पढ़ाई के अलावा, जैसे बहुत से स्टूडेंट है सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब रील्स देख मैं रहे हैं इंस्टाग्राम पे टाइम पास, तो तुम क्या थे सोशल मीडिया में? मैम मैंने अपना मोबाइल, जो मेरे मैं 11वीं में था तब भी मेरे पास मोबाइल नहीं था, 10वीं में था तभी मेरे पास मोबाइल नहीं था, जब मैं 12वीं में एंटर किया और जब मैं दिसंबर या नवंबर महीने में मेरे पास मोबाइल आया। ओके। और जब मेरे अच्छा। पास मोबाइल आया तो मैं अभी तक फेसबुक नहीं है, अभी तक इंस्टाग्राम नहीं है, ट्विटर नहीं है, और सिर्फ टेलीग्राम है। और वहां पे भी कुछ यानी इंपॉर्टेंट एक चैनल को मैंने चैनल है मेरे पास। और फेसबुक और इंस्टाग्राम तो मैं यूज करता ही नहीं, और रील्स तो मैं देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने रील्स देखना चालू किया तो वो स्क्रॉल स्क्रॉल हो जाते जाएंगे आगे, वो खत्म नहीं वही, होंगे। इतना ज्यादा उसको वो बना दिया है ना एडिक्शन। यस, बिकॉज ना टू बी वेरी इसलिए ऑनेस्ट, मैंने बहुत से बच्चों से बात की हूँ, बच्चे है ना, उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो उनको पढ़ना भी है। मतलब देखो आज के टाइम में क्या है, बच्चे बैठ के पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, बट वो पलंग में वो मोबाइल में इतना स्क्रोल्ड है कि उठ के आती ही नहीं, फिर एंड मोमेंट में जैसा तैसा पढ़ के निकाल लेते, फिर रिग्रेट करते हैं, अरे यार मैं तो अच्छा कर सकता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है प्लीज बच्चों, सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई आप करना चाहते हो बट उसके लिए एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप जो है अपनी कोई बलि, जैसे सेक्रीफाइस होता है कि भाई इंस्टाग्राम अगर है तो उसको कर दो डीएक्टिवेट, हटा दो, क्योंकि यही सब चीज आपकी पढ़ाई में बाधाएं बनेगी एंड में, फिर पछताओगे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रखनी है। ओके ठीक है। एंड अगर हम बात करें ओवरऑल आर्ट स्ट्रीम की, जो आर्ट्स वाले बच्चे भी आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? आपके दिल में भी कुछ है उनको बोलने के लिए? आप अपना टाइम याद करें जब आप ट्वेल्थ में थे। तो आप। मैं जब 10वीं में था, तो 10वीं में भी मैं अपने स्कूल का टॉपर था। 93% आए थे मेरे 10वीं में। क्या बात है। और मेरा साइंस था 10वीं तक, ठीक साइंस है। था। और मेरे बैच के सभी फ्रेंड्स मुझको छोड़ के बाकी सब लोगों ने साइंस के बैच में चले गए, बाकी सब लोग। मैं ओके। अकेला ऐसा था कि जो मैं आर्ट में चला गया। मतलब तुम तो पे कितना वो प्रेशर मेरे भी होगा, तुमको सब बोल भी रहे होगे कि भाई क्यों आर्ट्स ले रहे हैं, साइंस में आ जाए, इतना अच्छा परसेंटेज आया है ना। मुझे बहुत लोग पूछते रहते थे, मुझे बहुत लोग पूछते रहते थे। तो फिर तुमने क्यों लिया और आर्ट्स? जब मेरा रिजल्ट आया और सबको पता चला, जब मेरे गांव में भी मुझे बुलाया था और मुझे अवार्डेड भी किया था, और बहुत सारे लोग आए थे, पॉलिटिकल्स लोग भी आए थे, और उन्होंने मुझको सपोर्ट किया, बोले ऐसे ऐसे करके। तो जब मेरे फ्रेंड्स आए वहां पे, तो उसको उनको लगा कि शायद हमको भी आर्ट लेना चाहिए था, उनको तो फील हुआ। तो मैं आर्ट्स के स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि कोई सी भी फील्ड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस हर स्ट्रीम का एक डिमांड होता है, हर स्ट्रीम के थ्रू आप कोई ना कोई कुछ भी कर सकते हैं, हर स्ट्रीम की एक अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल। तो अपने आप को ये मत करिए कि मैं आर्ट का हूँ, मैं रूरल एरिया का हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, रुपया नहीं है, ये बातें मैटर नहीं करती। हम्म। आप सोचते क्या हो, आप अपने बारे में सोचो, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में आप बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं और अच्छे इंसान को भी, सबको गाली देते हैं लोग। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। बिल्कुल। मैं जब पढ़ाई करता था, मुझे भी कुछ लोग बोलते थे आर्ट में गया क्या तीर मार लेगा, ऐसा ऐसे मुझे भी ब्लेम करते थे। तब मैं कुछ किसी के बारे में सोचता नहीं था, मैं अपने टारगेट पे फोकस करता था कि एक दिन मेरा भी आएगा। और जब मुझे बाकी के जब जो मुझे ब्लेम करते थे,
वो एक दिन मेरा भी नाम अपने मुंह से निकालेंगे कि भाई बंदे में दम था, ऐसे बोलेंगे। आज दिन वो आ गए और मुझको बोलते कि भाई हमारी गलती हो गई, तेरे को ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था। और आज मेरे जो बैच थी वो मेरे से आगे कोई नहीं बंदा, कोई भी मेरे से ज्यादा परसेंट नहीं ले पाया। क्या बात है यार, मतलब पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, सबकी बोलती बंद कर दिया। ग्रेट। अच्छा, तो अभी तुम जैसे आर्ट्स के बारे में बता रहे हो, तो तुमने आर्ट्स क्यों लिए हो, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मैं मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता था। क्या और बात है। मैंने 10वीं के बाद में जब मेरे 10वीं पास हुआ तो मुझे 93% मिले। तो हम्म। मुझे सब लोगों ने रिकमेंड किया कि तू नीट कर, जेई कर, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। तो मुझे शायद ही लगा कि अगर ये तो सब लोग बनते हैं, हम्म। हमारे जो गाँव हमारा जो एरिया है, इस गाँव के लिए कुछ, अपने गाँव को कुछ बड़ा करना है, क्योंकि हमारे गाँव में चाहे मुझे जितना शायद होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मेरे मन में कुछ था कि कुछ बन के अपने गाँव को सुधार ले, गाँव के बच्चों को थोड़ा शिक्षा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं हम। इसलिए मेरे मन में बचपन से एक उम्मीद थी कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, एक सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने 10वीं के बाद किसी नहीं और अपने आप में आर्ट स्ट्रीम में गया, और मैंने अपना 100% देके अपना प्रिपरेशन चालू किया। क्या बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा मैच करता है आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट से। ठीक है। एंड मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि, क्योंकि आपको तो ऑफकोर्स पूरी नॉलेज होगी, सिविल सर्विस में 3 स्टेजेस होते हैं। तो जो मेंस होता है ना, उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो वही सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन करना। ठीक है, जो सब्जेक्ट तुम रखने वाले हो। ठीक है। किससे तुमने कोई प्लानिंग किए हो, कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करोगे? मुझे तो पसंद है, पॉलिटिकल साइंस ही पसंद है, मैं उसमें ग्रेजुएशन करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, पॉल ओके। साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ग्रेट ग्रेट, सही है, बहुत अच्छा है। और मुझे तो आपकी पर्सनैलिटी, डेडिकेशन एंड जो एक होता है ना जज्बा, यार बात करने से इंसान का माइंडसेट पता चल जाता है। एंड सच में मुझे ऐसा लग रहा है आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अच्छे से। जिस तरीके से तुमने ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन काफी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे ना, तो यहाँ पे सिविल सर्विस में तो बहुत, मतलब पूरे इंडिया का जो कंपटीशन है, पता ही है कितने 10-20 लाख बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए भी तुम्हारा कब से कुछ प्लानिंग है कि कब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा? मैम मैंने तो 11वीं, जब मैं 10वीं पास हुआ वहां से मैंने प्रिपरेशन अपना बेसिकली चालू किया। और अभी अभी तो मैं, अभी 12वीं खत्म हुई, अभी मैं पुणे में प्रभूषण कॉलेज है वहां पे एडमिशन करने वाला हूँ। और ओके। वहां पे मैं इंग्लिश मीडियम में पूरा बीए करने वाला हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। यस, फॉरगिसन बीए कॉलेज करने काफी वाला अच्छा हूँ, है। यस। इंग्लिश लिटरेचर में करने वाला हूँ। और बाद में वहाँ पे यूपीएससी और एमपीएससी की देखूंगा और क्लासेस लगा डालूंगा, और बाद में अपना 100% वहाँ पे मैं दूंगा। अगर पर आई एम श्योर कि मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं जब, कोई भी हो अगर कुछ अपना 100% देता है और पूरी शिद्दत से और पूरे पेशेंसली अगर कोई पढ़ता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है। बिल्कुल। इस पे मेरा भरोसा है। इसी के, मैं कभी अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। आप करते जाओ, आप करते जाओ, जब रिजल्ट लगेगा वो लगेगा। आप अपना 100% दो, कभी ना कभी आपने किया अच्छा तो आपको मिलने वाला है। इस पे बिल्कुल। आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मेरे से होगा नहीं होगा, अगर आप ये बात सोचते हो तो आप वो नहीं कर सकते, ये मेरा कहना है। क्योंकि आपको फुल कॉन्फिडेंटली होना चाहिए अपने बारे में कि भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अगर बाकी बच्चे कर सकते हैं तो मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता। पहली एग्जैक्टली। बात तो एक बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बाकी के साथ अपनी कंपैरिजन मत करो। आप अपनी खुद में कंपैरिजन करो कि मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपने बाकी के साथ कंपैरिजन किए तो आप अपने मन से टूट जाओगे और आप आगे आगे स्टेप बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आप खुद से कंपैरिजन करो। आप में क्या स्पेशलिटी है वो देखो, और आपके वॉइस के थ्रू आप अपना वे चूज करो और अपना करियर ऑप्शन चुन लो, और अपने मेहनत कर लो यानी कंटिन्यू करो आप। क्या बात है यार। अ- मतलब देख रहे हो कि कितनी ज्यादा, मतलब तुम्हारे अंदर ये माइंडसेट जो है इतना कम एज में कैसे डेवलप हो गया है। तुम मतलब किनको देखते हो, कहाँ से माइंडसेट इतना कम एज में ऐसे कैसे बने? तो मतलब कैसे, क्या देखते हो वीडियोस एंड किसको फॉलो करते हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी माइंडसेट बन गई है? मैम मैंने बचपन से अपनी सिचुएशन देखते हुए मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है। मैं बहुत से ऐसे, मेरे फैमिली यानी बहुत ही ऐसे रीच नहीं है। मेरे माँ बाप भी, हम मैं भी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसलिए मुझे जो सिचुएशन होती है, एक नॉर्मल बच्चे की जो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन से वो गुजरता है, उसको हम्म। वो सब मुझे रियलाइज किए, उस पे उसके
उसके थ्रू मैं यहाँ तक आया हूँ, और वो सब मुझे रियलाइज हुआ है, वो मुझे पता है। इसके लिए इसके यानी वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से मैं गुजरे, ये सब पता है कि अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं तो कोई खाने के लिए सिर्फ एक दिन देगा, बाकी तो दिन अपने कुछ करना है। हम्म। इसलिए अगर हम दूसरों के बारे में अगर सोचे तो हमको भूखेंगे ना। इसलिए मैं बचपन से मेरा एक यानी एक मोटिव रहता था कि मैं दूसरे के बारे में कभी सोचता नहीं, अपने आप जो मुझे कुछ बोलते उसको बोलने देता था। मैं कुछ वहां पे कमेंट नहीं करता था, तुझको बोलना है तो बोल, मैं अपना काम करता था। और बचपन से यहाँ तक मैं वही काम कर रहा हूँ, मैं किसी को कमेंट नहीं करता तू क्या बोल रहा है मेरे बारे में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। क्या बात है। सही है यार, क्योंकि तभी तो हम फोकस कर पाएंगे अपनी चीजों में। अब सब पे ध्यान देने लगेगा तो फिर हो गया। अपने पास एक ही माइंड है, एक ही बॉडी है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाएगा यार। ठीक है, सही और है यार। आपको और आपको किसी थोर पुरुष या महान पुरुष का उनका एक बायोग्राफी पढ़ना चाहिए। जैसे मैं शिवाजी महाराज का पढ़ता था, तो मैं पढ़ाई भी करता था, मेरे रूम में एक शिवाजी महाराज का स्टैचू है। क्या बात है। जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने एक किला फतेह कर दिया था। अगर वो हम्म। 16 साल के थे तो उतना उतना वो काम कर सकते थे, तो हम तो फिर अभी 18 साल के होंगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक मोटिवेशन, एक उनका वक्त था जो मेरे अंदर ऐसे ज्वालामुखी जैसे एकदम अब मेरे अंदर समझ लिया था मैंने कि वो शिवाजी महाराज है। हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का गढ़ कहा जाता है। इसलिए हम्म। एक अंदर से मोटिव रहता था कि हमको भी कुछ करना है हम्म। इसके लिए। और वो अपने रखने मोटिव रखता था, और अपना काम पूरी शिद्दत से, मैं पूरे पेशेंसली किसी के ऊपर ध्यान न देना, अपना काम रेगुलरली करता था। क्या बात है। मतलब ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ जिंदगी में एक एग्जाम पार करने के लिए ही हेल्प नहीं करती है। जैसे 12 बोर्ड एग्जाम में तो तुमको ये चीज हेल्प करी है, बट आने वाली लाइफ में भी हेल्प करेगी। कुछ चीजें होती है ना, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, माइंडसेट, ये पढ़ाई में, लाइफ की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, लाइफ की कोई भी पहलू हो, यहाँ पे काम आती है। तो ये सब फाउंडेशन अपने स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है। ग्रेट दीपक, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अभी बस एक लास्ट एडवाइस अपने जूनियर्स को आप क्या देना चाहोगे, जो तुमको ऐसा लगता है तुम्हारी जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी, इतने ज्यादा मार्क्स तुम्हारे आए हैं भाई, ये चीज तो हर बच्चे को करना है। कोई भी रैंडम एडवाइस हो सकती पहली तो बात कि आप अपने को लूज मत समझो। है। यानी आपको कोई बोल रहा है कि तुम नहीं कर सकता, तो उसके बाद के आप मैटर मत करो। आप अपना काम रेगुलरली करते जाओ। हम्म। और जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो मेरा क्या होगा, यानी पर्टिकुलर समझ लो कि आप यूपीएससी दे रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि मैं अगर यूपीएससी पास नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी क्या होगी। यूपीएससी एक सिर्फ एग्जाम है, आपका पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकती। कोई भी एग्जाम हो तो आप उस एग्जाम को सिर्फ एक एग्जाम रखो, उस एग्जाम को अपना लाइफ मत बनाओ। हम्म। और आप अपना रेगुलरली जो अपना वर्क कर रहे आप करते हो, वो उसको रेगुलर करते जाओ। और पहले मेन बात, आप अपने को कमजोर मत समझो, आप भी कर सकते, यू कैन डू इट। या आप अपने मन में एक फीलिंग्स रखो कि हम भी कर सकते हैं, और आप प्रयास अपना चालू रखिए। अगर आप अगर इंटरनली अगर आप गिरे हुए होंगे कि आपको लगता था कि मैं नहीं कर सकता, तो आपको अगर बोर्ड में अगर कुछ भी अगर यानी आपके वो सामने अगर गाइड भी रख दी, तो भी हम्म। आप मार्क्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम्म। आपको लगता है अंदर मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अगर अगर आप कितने भी गरीब हो या कितने भी पुअर हो, और अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। ये क्या। मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म। और इसलिए मैं बाकी बच्चों को कहना चाहूंगा कि वो आपने मराठी मीडियम में लिए, आर्ट्स पढ़े, ये बात मैटर नहीं करती कि आपने क्या पढ़े, किस स्ट्रीम में गए। जिस स्ट्रीम में भी गए उस स्ट्रीम में अपना बेस्ट करने का प्रयास कीजिए। हम्म। और बाकी के लोगों को ध्यान मत दीजिए कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नॉट मैटर इन योर लाइफ। यू पेशेंसली हार्ड वर्क, कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, एंड यू विल सक्सेस इन एन एनी टाइम इन योर लाइफ। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि और आर्ट में एक बहुत अहम बात कि आपको जितना आप लिख सकते हो। हम्म। और आज का स्टूडेंट ऐसा होता है कि सिर्फ आपको किताब पढ़नी नहीं है, आपको पूरे पूरे सोसाइटी को पढ़ना है। हम्म। वो आप सब सोसाइटी में आप सब सोसाइटी का नॉलेज रखें। और उस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम जब गांव में रहते हैं तो हमको पता है कि पुअर बच्चों को कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको फीस फाइनेंशियली कौन से प्रॉब्लम होते हैं, हमारे कम्युनिटी में हमने अपने सोसाइटी में लेडीज को कौन से प्रॉब्लम होते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब आर्ट के स्टूडेंट से रिलेटेड होता है। हम्म। और ये जब सब बातें आप अगर किसी एग्जाम में रिलेटेड करके अगर सर लिखते हो, तो जो पेपर चेक करने वाला होता है
उसपे इतना इंप्रेशन पड़ता है कि वो आंख बंद करके आपके मार्क्स दे देंगे, ऑटोमेटिकली दे देंगे। क्या सो बात। आप किताब भी मत पढ़ो, आप सिर्फ किताब मत पढ़ो। चार अगर कुछ लोग बात करते हो तो वो बात को सुनो, वो क्यों बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में भी आप इंटरेस्ट लो कि देश में क्या चल रहा है, ऐसा ही क्यों चल रहा है। अगर आपको पता है कि अभी वो महिलाओं का हड़ताल हुआ है, तो वो हड़ताल क्यों हुआ, हम्म, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स है, वो किस यानी किस आर्टिकल्स के थ्रू लीगली है। बाद में वो पोस्को एक्ट आया, वो पोस्को एक्ट के बाद में आप पढ़ो उसको। आपको अगर कोई नई चीज पता चली तो आप उसको गूगल पे सर्च करो। मैं एक ही बात करता हूँ, अगर मुझे कोई समझ में नहीं आया तो मैं उसको डायरेक्ट गूगल में सर्च करता हूँ। जैसे मुझे अभी बाद में न्यूज आई थी पोस्को एक्ट करके, तो मुझे पता नहीं था, तो बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसको डायरेक्ट गूगल में करो और इंफॉर्मेशन अपने पास जमा करके रखो, हम्म, स्टोर करके रखो कि वो आप अपने एग्जाम में या अपने पेपर के आंसर में आप लिख सकते हो। ऐसा कुछ आप कर सकते हो जिससे कि आपका जो आंसर है वो सबसे यूनिक लगेगा। और हम्म, आप अपने आप को नॉर्मल मत कि मैं हूँ तो मैं बहुत कुछ हूँ, ऐसा समझो आपको। क्योंकि हम सबसे यूनिक है, हमारे जो ऑर्गन्स है वो नॉर्मल नहीं है। हम बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में हम बहुत यूनिक है, आप ऐसा समझो। और कंटिन्यूली आप करते जाओ। हम्म, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंटली कुछ भी करते हो तो कॉन्फिडेंटली करो। हम्म, अगर क्या कोई बात। चोर अगर चोरी करता है, अगर हम्म, कोई चोर चोरी करता है तो कॉन्फिडेंटली करता है कि उसको पता है कि मैं नहीं पकड़ूंगा। तो आप कुछ, तो मेरा मतलब ऐसा नहीं कि चोरी करो, लेकिन आप कोई भी काम करो, यस यस। लेकिन इतने कॉन्फिडेंटली करो, इतने कॉन्फिडेंटली करो कि आपको पता है कि मैं जो भी करूंगा मेरे जैसा कोई नहीं करेगा। मैं हम्म, जो आंसर लिखूंगा मेरे जैसा आंसर कोई नहीं लिखेगा। और हम्म, अगर मुझे आंसर नहीं आया तो किसी को नहीं आया। आप प्रिपरेशन इतने हाई लेवल की करो कि अगर आपको नहीं आया तो किसी को नहीं आया। फिर तो मैं अपने, किसी को मार्क्स नहीं मिलने वाले, मतलब आप लॉस में तो नहीं रहोगे। राइट, क्या हाँ, बात है अगर मतलब। आप, हाँ अगर हाँ, आप, यस। अगर आपको नहीं आया तो किसी को नहीं आया। हम्म, यानी अपने प्रिपरेशन को एक लेवल तक ले जाओ, वहां तक ले जाओ, और वहां पे जाने के बाद फिर आप रिलैक्स कर सकते हो कि मैंने पढ़ा है, मैंने 100% दिए, जो लगेगा वो लगेगा। लेकिन मैंने अपने पूरे पेशेंसली यानी पूरे हार्ड वर्क करके दिन रात एक करके मैंने जो पढ़ा वो पढ़ा, मैंने अपने 100% दिए। अभी बाद में जो होगा वो भगवान भरोसे डाल दो। अगर आप सोचते रहोगे कि मैं ग्रामीण यानी गांव से रहने वाला हूँ, मैं 95 ले लूंगा या ऐसे कर लूंगा, ऐसे टॉप कर लूंगा, तो वो आप अंदर से आप यानी वीक होते जाओगे और आप कुछ नहीं कर सकते। और बाद में आप जब हो जाएगा तो आप अपने आप को खुद को ब्लेम करोगे कि ये कर सकता था तो मैं क्यों नहीं। इसलिए आप कंटिन्यू करते जाओ और बाकी के लोगों को ध्यान मत दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थिंग कि आप बाकी को ध्यान में मत दो। आप अपना काम करो, अपना रेगुलर काम करते जाओ, बाकी लोगों को आप ध्यान में मत दो। वो क्या कर रहे हैं, आपको गाली भी देंगे तो भी भाई साहब आप जो बोलेंगे वो सही है, उनको ऐसा बोल जाओ और अपना काम करो। एक दिन आप मन में ये सोचो कि एक दिन ऐसा भी दिन आएगा, ये बाकी लोग मुझे कम करेंगे। एक दिन आप अपने मन में स्थान हो और आप हम्म, काम करो, एक दिन आपका वैसा जरूर आएगा। और वो हर आदमी का आता है। हम्म। इसी तय कहना चाहूंगा बस। बाकी क्या बात है। बाकी जब वो बच्चे और बाकी कुछ जब बोलना बच्चे है पढ़े, बोलो। हाँ। नहीं, जब बाकी जब जो बच्चे 12वीं क्लास में जाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता की जो सिचुएशन है, आप जिस सिचुएशन से बिलोंग कर रहे हो वो कभी मत भूलो। अगर हम्म, आप समझ लो कि मैं गाँव से जा रहा हूँ और मैं मुंबई गया या दिल्ली, तो आप ये मत भूलो कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे फाइनेंशियल यानी सिचुएशन क्या है, हम किस यानी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये बात भूलो मत। और जब आप ये अपने लाइफ भर अगर पूरे लाइफ में अगर ये बात सिचुएशन आपको रियलाइज है, तो मेरा दावा है कि आप बाकी कामों में आप वहाँ पे यानी भूलेंगे नहीं, वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि जैसे कि यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहते हो, कोई इंस्टाग्राम में किसी के साथ कुछ वगैरह वगैरह, वो आपको अगर सिचुएशन अगर आपको पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है, तो आप इस बाकी चीजों में आप मैटर ही नहीं करोगे। हम्म, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा एम क्या है, मैं किस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स है। और जब हम्म, आप ये आपको फील होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। बिल्कुल। मतलब देख रहे हो कि माइंडसेट, दिमाग में बोलते हैं ना फाउंडेशन, जो रूट्स होती है, ये कितनी ज्यादा, मतलब आपको ये सब चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तो आप एक सही दिशा पे चलोगे। मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता है कि भाई मैं दिन का 12-15 घंटा पढ़ता हूँ। बट क्या आपका कोई लक्ष्य है, क्या कोई आपका गोल है, कुछ आपका रूट्स बना हुआ है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या एम है,
ये सब अगर आपका पहले से प्री डिसाइडेड है, आपको पता है, तो जर्नी आसान हो जाती है, क्योंकि एक साल तक आपको पढ़ाई करना है, राइट। और ट्वेल्थ का मार्क्स बहुत मैटर करता है, तो ये सब चीज आपको याद रखनी है। एंड दीपक ने इतनी सारी चीजें शेयर किया। दीपक यार, आप एक रोल मॉडल बन चुके हो अपने आर्ट्स वालों के लिए। सो थैंक यू सो मच, इतनी सारी प्यारी बातें तुमने शेयर की, इतनी सारी डीप डीप बातें भी तुमने शेयर किए हो, उसके लिए। एंड आप लोगों को दीपक की पर्सनैलिटी कैसी लगी, दीपक की बातें कैसी लगी, जो भी आपको बोलना बोलना चाहते हो आप कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको कुछ भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड दीपक, आपको कुछ बोलना है? नहीं मैम, सफिशिएंट है अभी। थैंक नहीं, यू क्योंकि मैम, तुमने आपने भी सब मुझे कुछ बोलने का कवर ही मौका कर दिया। लिया। यस। आपने भी मुझको बोलने का मौका दिया, और मेरे जो प्रिपरेशन की जो मेरे सिचुएशन है वो इलेबोरेट करने, एक्सप्लेन करने का जो मौका दिया, उसको उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। और आपका तो मैं जिंदगी भर एहसान में रहूंगा कि आपके वीडियो ने मेरे, यानी मैं टॉपर आया वो इंग्लिश के बलबूते पर, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी तो सब्जेक्ट में ऐसे निकाल लूंगा, लेकिन इंग्लिश में तो मैं डरता था कि मुझे कैसा होगा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, तो मुझे 80 में से 65 के ऊपर मैं कभी नहीं गया। अच्छा। 65, 62, 60 इतना रहता था। और ओहो। बाद में जब जब आपके साथ वो, आपने आपके वीडियो देखता था, तो मैं आपके वीडियो भी देखता था, टेक्स्ट बुक भी देखता था, उसका ट्रांसलेशन भी करता था, और पूरा एक गूगल का भी यूज करता था। कोई कुछ वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आता, तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहता था मैं। और जो नोवेल है, नोवेल 16 मार्क्स की जो मैं आपके साथ पढ़ा मैं नोवेल्स, आई थिंक मुझे वहां पे 16 में से 15 तो मार्क्स 100% आए होंगे। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्या मैं। बात। क्योंकि मैंने वहां पे ऐसे ऐसे लिखा था, एक मुझे यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता था, तो मैंने कम से कम आधा ने 20-20 लाइन तो लिखे, कम से ओके। कम 15-20 लाइन लिखे 2 मार्क्स के लिए। क्या बात है। और आपने इंटरव्यू पढ़ाया था, इंटरव्यू आपने बोले भी थे हाँ। कि ये जो इंटरव्यू का नया पैटर्न है वो किसी के इधर में नहीं आया, 2 साल हो गए लॉन्च हुआ, लेकिन किसी के बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया। और हम्म। जब मैं बोर्ड एग्जाम में और जो मुझे पैटर्न दिखा, तो मुझे आपकी याद आई कि मैम ने बोला था कि ये वो पैटर्न किसी का आया नहीं, और आप मेरे ही आया में आया। और मैंने ऐसा लिखा कि मुझे 4 में से तो 3.5 या 4 तो मिल ही जाएंगे, ऐसा लिखा मैंने। बहुत गजब। क्या बात है यार। बहुत अच्छा लगा बाद में सुन। आपने बाद में आपने यहाँ पढ़ाया था कुछ, क्या वो फिल्म रिव्यू पढ़ाया था। हाँ हाँ हाँ। और आपने बोला था कि जब आप टाइटल लिखते हो, टाइटल, यस। तो सिर्फ टाइटल मत लिखो, टाइटल के साथ एक वर्ड भी लिखो। जैसे अभी मैंने लिखा था मेरे आंसर शीट में पद्मावत का लिखा था, पद्मावत का। हम्म। तो पद्मावत के साथ लिखा था मैंने द अनसंग वॉर लिखा था, अनसंग वॉर। यानी ओहो, कुछ तो आपने बताया था वो, बाद में नोटिस किया हुआ था, याद में रखा हुआ था, और जब आंसर लिखे तो मैंने वो लिखा। क्या बात है। और बाद में नीचे में रेटिंग रेटिंग करके आपने बताया था कि रेटिंग भी लिखना है, हम्म। लिखा था। क्या बात है यार, मतलब बहुत अच्छा लगा कि तुमको अभी तक वो सब चीजें याद है, तुमने वो सब चीज फॉलो करे, राइट। क्योंकि ना एट द एंड जो स्टार्टिंग और एंडिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, आप लोग को भी यस क्या मैम। है, जो भी चीज मैं बता रही हूँ वो सिर्फ सुनना नहीं है, वो सब चीज फॉलो भी करनी है और एग्जाम में लिख कर आनी है, ये आपका एम होना चाहिए। इतने बच्चे पढ़ तो लेते हैं, सब कुछ करते, बट लिख नहीं पाते। ओके, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच दीपक, बहुत सारी ढेरों सारी बात आपने आज शेयर किए हो। एंड अब तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू मेरा रहा है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्रेस किए हो। एंड यस, आई होप ये इंटरव्यू यस मैम। बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अभी इसी के साथ हम मिलने वाले हैं कोई नेक्स्ट इंटरव्यू में, ठीक है। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। दीपक, आप भी थैंक बाय। यू मैम।